स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहला चीज आपको ग्लूकोज फ्रुक्टोज इन सब का स्ट्रक्चर्स याद होना जरूरी है। देखो ये अल्फा फॉर्म है, यहाँ पे OH नीचे है ना, तो ये हो गया अल्फा फॉर्म। बीटा फॉर्म भी हो सकता था जहां पे ये OH ऊपर हो सकता था। तो इसीलिए किसको ऑक्सीडाइज करेगा? ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ठीक है। एमाइलोज का एक भाई है एमाइलोपेक्टिन। ठीक है। तो एमाइलोपेक्टिन क्या होता है? एमाइलोज है और बीच में ब्रांचिंग है। तो जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। So we'll be starting with the trend analysis. तो आज मैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है I'll be taking that query as well. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे हो। जेई का एग्जाम आने वाला है, तो कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन? मैं हूं शहजाद, आपका केमिस्ट्री एक्सपर्ट, और आज केमिस्ट्री से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में डिस्कस करने वाला हूं। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो आप में से बहुत लोग बायोमोलिक्यूल्स को इग्नोर करते हो, तो इग्नोर मत करिए। बहुत सारे क्वेश्चंस बायोमोलिक्यूल से आता है, हर साल आता है, और काफी इजी चैप्टर है। मेरा मानो तो काफी इजी चैप्टर है। तो इसीलिए मैं इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, लगभग 10-15 क्वेश्चंस ही डिस्कस कर पाऊंगा, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक मैंने टेस्ट बना रखा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में टैप एंड टेस्ट करिए, वहां पे एक लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करिए और आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट दे सकते हो। उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर आपने ये पूरा चीज अच्छे से कर लिया तो बायोमोलिक्यूल्स में से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में से, आई एम श्योर यहाँ से ही कॉमन क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रेंड एनालिसिस, बायोमोलिक्यूल से कितने क्वेश्चंस हर साल आए। तो देखो 4 टॉपिक्स में ये डिवाइड कर सकते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, एमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स और न्यूक्लिक एसिड। तो आप देख सकते हो 2025 में कार्बोहाइड्रेट से 10 क्वेश्चन आया। तो कार्बोहाइड्रेट्स एमाइनो एसिड से कितना आया? 8 आया। विटामिन से कम आया, विटामिन से न्यूक्लिक एसिड से कम आता है। तो अगर आप लास्ट 5 इयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करोगे तो आप रियलाइज करोगे तो कार्बोहाइड्रेट्स और एमाइनो एसिड्स यही से सारे क्वेश्चंस आ रहे लगभग, और कुछ कुछ क्वेश्चंस विटामिन से आ रहे और बहुत ही कम क्वेश्चंस न्यूक्लिक एसिड से आ रहे। ठीक है, तो सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन का भी मैंने टेस्ट बनाया है, वो आप फिर से ट्राई कर सकते हो। सारे क्वेश्चन है वहाँ पे, इसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग डिस्कस भी करेंगे वेरियस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट का पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। ये जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहला चीज आपको ग्लूकोज फ्रुक्टोज इन सब का स्ट्रक्चर्स याद होना जरूरी है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल फ्रुक्टोज? एल फ्रुक्टोज। ठीक है, तो आप सबको डी फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, है ना। तो डी फ्रुक्टोज का, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ग्लूकोज होता है CHO, HOH, उसके बाद OHH, उसके बाद HOH, HOH, CH2H। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रुक्टोज में आपको क्या करना है? फ्रुक्टोज में आपको CHO के जगह पे CH2OH करना है और इसको डबल बॉन्ड O बना देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH2OH और ये हो गया डबल बॉन्ड O। ये हो गया मेरा फ्रुक्टोज। और ये कौन सा फ्रुक्टोज है? OH राइट हैंड साइड में अगर है, ये लास्ट वाला, ओके, ये वाला OH अगर राइट हैंड साइड में है तो हम लोग इसको डी ग्लूकोज बोलते हैं, है ना, डी फ्रुक्टोज बोलते हैं, सॉरी। तो डी फ्रुक्टोज, एल फ्रुक्टोज क्या होगा? तो एल फ्रुक्टोज इसी चीज का मिरर इमेज होना चाहिए। तो अगर मैं डी फ्रुक्टोज का मिरर इमेज बनाऊंगा तब क्या होगा? यहाँ पे जो भी H है जो राइट हैंड साइड में था ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, OH जो राइट हैंड साइड में था ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। ये दोनों कायरल नहीं है, ठीक है, ये कार्बन जो है, ये कार्बन जो है, ये दोनों कार्बन कायरल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 अलग अलग ग्रुप्स लगा हुआ नहीं है, और ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कभी भी कायरल नहीं होता है, तो इसका मिरर इमेज के साथ सेम ही चीज होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा मेरा डी फ्रुक्टोज और ये हो जाएगा मेरा एल फ्रुक्टोज। तो करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा एल फ्रुक्टोज का? तो करेक्ट स्ट्रक्चर एल फ्रुक्टोज का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चेक करो, यही है मेरा एल फ्रुक्टोज।
OH OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, सो दिस इज गोइंग टू बी एल फ्रुक्टोज। ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन 6 मेंबर्ड पायरनस फॉर्म फॉर द फॉलोइंग शुगर। तो यहाँ पे मेरे पास एक शुगर दिया हुआ है, कौन सा शुगर है, क्या ये ग्लूकोज है, नहीं है, ये ग्लूकोज नहीं है, CHOH होता है ना ग्लूकोज, यहाँ पे OH है, तो ये कुछ और शुगर है, और ये एक 6 मेंबर्ड, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड, ये CH2OH ऐसे लगा हुआ है, तो ये 6 मेंबर्ड ग्लूकोज है। तो आपको क्या बनाना है, इसका रिंग स्ट्रक्चर, इसका हेवर्थ प्रोजेक्शन बनाना है। तो ये नेक्स्ट चीज हो गया, ग्लूकोज फ्रुक्टोज इन सब का हेवर्थ स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो चेक करना है, बहुत ही इजी चीज है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये हो गया मेरे पास स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, राइट। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड H ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद मैं लिखूंगा OH H OH H H OH H OH, और ये हो जाएगा CH2OH। ठीक है, तो 6 मेंबर रिंग बनाना होता है, तो इसमें क्या होता है 1 2 3 4 5, तो ये 5th कार्बन के पास जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जाके यहाँ पे अटैक कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास एक कीटोन वाला ग्रुप पे मेरे पास एक एल्कोहल जाके अटैक कर सकते हैं। ये सब चीजें हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगर इन सब रिएक्शंस के बारे में आपको और जानना है कि ये क्यों रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स ऐप पे जाइए, वहां पे आस्क इट फीचर है, आप आस्क कर सकते हैं कि ग्लूकोज में ये 6 वाला जो ऑक्सीजन है, ये 5 के साथ जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन क्यों जाके अटैक कर रहा है, 4 वाला ऑक्सीजन अगर अटैक करता तो क्या होता। तो ये सारे क्वेश्चंस जो भी आपके डाउट्स है आस्क इट में जाके आप पूछ सकते हैं, आपको हमारा AI करेक्ट आंसर देगा, साथ में रिलेवेंट वीडियोस भी प्रोवाइड करेगा जो आप चेक कर सकते हो, साथ में आप टेस्ट भी दे सकते हो। टेस्ट में अगर आपका कुछ एरर्स आ रहा है तो आपको और सजेस्ट करेगा कि ये वाला वीडियोस आप देख लो, इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, एंड सो ऑन। तो गाइस आप जाके चेकआउट करो एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये मेरे पास OH यहाँ से जाके ये अटैक करेगा, है ना। तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास एक 6 मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5, और इस ऑक्सीजन को लेके मेरे पास एक 6 मेंबर रिंग बनेगा। तो इस 6 मेंबर रिंग को आपको पहले बनाना है ऐसे, आ गया समझ में। अब यहाँ पे जो अटैक होगा, यहाँ पे ये अटैक होने के बाद एक OH बनेगा, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट कार्बन 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जो फर्स्ट कार्बन है इस पे मेरे पास जो OH है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप पे क्या होता है ना, कार्बोनिल ग्रुप पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऊपर से या फिर नीचे से, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, तो इसीलिए इसका 2 कॉन्फ़िगरेशन होगा। ओके, तो इसमें मेरे पास H और OH ऐसे करके, OH नीचे भी हो सकता है, OH ऊपर भी हो सकता है। अगर OH नीचे है तो हम लोग इसको अल्फा वाला फॉर्म बोलते हैं, अगर OH ऊपर होगा तो इसको हम लोग बीटा वाला फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, खैर अब नेक्स्ट इस पे आते हैं, नेक्स्ट क्या करना है। तो देखो ये मेरे पास स्ट्रक्चर था, है या ना। तो यहाँ पे मेरे पास राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन है ना। तो राइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, डाय ना, डाय बोलते हैं ना, डाय डाय बाय, है ना। तो राइट मतलब डाय, डाय मतलब डाउन है। तो राइट साइड में अगर कुछ भी चीज होता है तो हमें उसको डाउन में ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को ऐसे नीचे लिखना पड़ेगा, OH को ऊपर लिखेंगे। आ गया बात समझ में, है ना, बहुत इजी। नेक्स्ट इसको देखो, थर्ड वाले पे भी जो हाइड्रोजन कहाँ पे, राइट साइड में है, डाय साइड में है, मतलब डाउन जाएगा वो, तो ये भी डाउन जाएगा। फोर्थ में चेक करो, फोर्थ में क्या है, OH राइट साइड में, तो OH जाएगा डाउन, OH जाएगा नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास OH जाएगा नीचे, H आ जाएगा ऊपर। और ये जो फिफ्थ वाले पे है, तो फिफ्थ वाले पे हमेशा आप CH2OH ऐसे ऊपर लिखना है, फिफ्थ वाले पे हमेशा CH2OH ऐसे करके लिखना है, और यहाँ पे हो जाएगा एक H। तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर शुगर का, जब मैं इसको 6 मेंबर रिंग बना रहा हूं, बेसिकली मैं एक पायरानो स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम ऑप्शंस चेक करेंगे हम देखेंगे कि करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आप चेक करो बी, तो बी यहाँ पे दोनों OH ऊपर है, ये OH नीचे, ठीक है, तो बी हो गया। अब देखो ये अल्फा फॉर्म है, यहाँ पे OH नीचे है ना, तो ये हो गया अल्फा फॉर्म। बीटा फॉर्म भी हो सकता था जहाँ पे ये OH ऊपर हो सकता था, इसको हम लोग बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। तो बहुत सारे छोटे मोटे पॉइंट्स है, ठीक है। तो इसमें तो मैं बस क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स अगर सीखना है तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप पे जाके आप स्पीड कर सकते हैं, आपको रेलेवेंट वीडियो मिल जाएगा कि एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, किस लिए होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेईई मेन 2024
खाली 2024 ही नहीं, बहुत सारे ईयर्स ये क्वेश्चन तो आता रहता है इन सम फॉर्म द अदर। ये हो गया रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। तो एनसीईआरटी में भी रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज का मिक्स एंड मैचिंग टाइप का क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले चेक करते हैं ग्लूकोज का NaHCO3 के साथ रिएक्शन और हिट। तो ग्लूकोज का NaHCO3 के साथ क्या होगा? तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज होता है CHO CHOH 4 बार, है ना, और उसके बाद CH2OH। इसको हम लोग किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? इसको हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड टू टेस्ट टू डिटेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल के बीच में ये यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए। कोई सा भी चीज जो H2CO3 से स्ट्रॉन्गर है, कोई सा भी एसिड अगर H2CO3 से स्ट्रॉन्गर है तभी जाके वो ये टेस्ट देता है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड है और अल्कोहल ग्रुप है, तो ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स है ही नहीं, ये सब बहुत ही वीक एसिड है, H2CO3 के काफी नीचे आएगा। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन नहीं होगा, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। तो ग्लूकोज NaHCO3 के साथ कुछ भी रिएक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है, ओके। अगला रिएक्शन चेक करते हैं ग्लूकोज किसके साथ? ग्लूकोज HNO3 के साथ। तो मेरे पास CHO है, CHOH 4 बार है और CH2OH है। तो HNO3 के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करते हैं HNO3, तो HNO3 ना एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है? ये मेरे पास जो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है और जो एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड और अल्कोहल में एल्डिहाइड इज इजीली ऑक्सीडाइजेबल, मोर इजीली ऑक्सीडाइजेबल कंपेयर टू अल्कोहल। तो एल्डिहाइड बहुत ही इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करता ही है, साथ में यह फर्स्ट डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज किस में करता है? एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। तो COH CHOH 4 बार हो गया, उसके बाद COH, ठीक है। तो ये बना देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी में ऐसे 5-6 और रिएक्शन है, आपको वो पढ़ना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम क्या है? यहाँ पे COH COH दोनों हो रहा है, तो इसका नाम हो गया सैकेरिक एसिड, ठीक है। तो मेरे पास ग्लूकोज विथ HNO3 क्या देगा? सैकेरिक एसिड। ग्लूकोज HI हिट, ग्लूकोज को अगर हम लोग HI के साथ हिट करते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। तो अगर हम लोग HI के साथ इसको हिट करते हैं तो सारा वाटर निकल जाता है और हमें मिलेगा हेक्सेन। 6 मेंबर्ड है ना ये, 1 2 3 4 5 6, तो मुझे मिलेगा 6 मेंबर्ड एल्केन जो होता है हेक्सेन। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा मेरे पास नॉर्मल हेक्सेन। और ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ क्या देगा? एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो वो ग्लूकोनिक एसिड होगा। तो देखो मैं ब्रोमीन वाटर के साथ अगर मैं रिएक्ट करता हूँ, ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर जो है वो इतना भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो ये माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके। तो इसीलिए किसको ऑक्सीडाइज करेगा? ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ठीक है। एल्डिहाइड से एसिड काफी इजीली ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या देगा? COH देगा, CHOH 4 बार और CH2OH। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूंगा क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा P का 2 नो रिएक्शन, Q का 4 सैकेरिक एसिड, R का 3 नॉर्मल हेक्सेन और S का 1 ग्लूकोनिक एसिड। आ गया समझ में? तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूं जो PYQ में आया। सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर रखा है, बट सारे क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं होगा डिस्कस करना, तो आप टैप एंड टेस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको आप खोलिए, जाके आप टेस्ट दे सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर। और मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ इसमें आप लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस मिलेगा आपको। और अगर आपने ये कर लिया तो बायोमोलिक्यूल्स मान लो आपका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट लगभग हो गया। जो भी क्वेश्चंस आएगा 90 to 95% चांस है कि इधर से ही आने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मैचिंग करना है, सुक्रोज, मेल्टोज, लैक्टोज, एमाइलोपेक्टिन, और यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अल्फा 1 अल्फा 4, इन सब का मतलब क्या है? तो हमें सुक्रोज, मेल्टोज, लैक्टोज और एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर भी जानना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर भी जानना पड़ेगा। तो देखो सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज के बीच में एक क्या बोलते हैं इसको, दिस इज ए मोनोसेकेराइड, ये एक डाइसेकेराइड है, ठीक है, और इनके बीच में यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो बेसिकली क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, मैं बस ये वाला पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये H है, ये OH है,
ठीक है, ये पहला वाला कार्बन है तो इसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। ये हेमी एसिटल है, इसने जाके अटैक करके ये साइक्लिक फॉर्म बनाया, ये OH हो गया। और मेरे पास यहाँ पे है फ्रुक्टोज, ठीक है, तो फ्रुक्टोज का ये मेरे पास एनोमेरिक कार्बन है। और ये बीटा डी फ्रुक्टोज है ना, तो यहाँ पे OH नीचे होगा, CH2OH ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि बीटा डी फ्रुक्टोज ऐसा है, बीटा है ना तो OH ऊपर होता है, हमने पढ़ रखा है कि OH ऊपर होता है, अगर अल्फा होता है तो OH नीचे, और अगर बीटा होता है तो OH ऊपर है, ठीक है। तो ये OH हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा CH2OH। तो बेसिकली स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, हमने ये हो गया नंबर 1 ना, ये 1 ऐसे ही ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप देखो ये 1 2 3 4 है, तो बेसिकली हमने इस स्ट्रक्चर को ऐसे करके फ्लिप किया तो OH नीचे चला गया, CH2OH ऊपर चला गया, और इन दोनों में से हम लोगों ने क्या किया, वाटर निकाला, और वाटर निकाल के हम लोगों ने ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाया, ठीक है। तो ये वाला जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ये किसके बीच में है, ये C1 और C2 है ना, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रुक्टोज का, बीटा डी फ्रुक्टोज का सेकंड कार्बन के बीच में होने वाला है। ओके, तो C1 C2 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज के बीच में। नेक्स्ट क्या है, मेल्टोज। तो मेल्टोज में चेक करते हैं, मेल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में है। यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन्स के बीच में नहीं होता है, यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये एनोमेरिक है, लेकिन ये वाला कार्बन एनोमेरिक नहीं है, ठीक है, ये दूसरा कार्बन, ये फोर्थ वाला कार्बन के साथ हो रहा है, और ये वाला एनोमेरिक कार्बन आप देख सकते हो ये फ्री है, ठीक है। तो इसके वजह से ना ये ओपन चेन में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, और बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, ये इसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, मैं वापस बता रहा हूँ, सब कुछ सब थ्योरी एक साथ नहीं पढ़ सकते, आप एक्स्ट्रा मार्क्स में जाके स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आस्क इट वाले सेक्शन पे आपको रिलेवेंट वीडियो मिल जाएगा। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, रिड्यूसिंग नेचर क्यों होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीजें आपको मिल जाएगा, तो आप जाके एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर से C1 और C4 के बीच में अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है मेल्टोज में। नेक्स्ट हो गया लैक्टोज। लैक्टोज में क्या है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ पे बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज में C1 और C4 के बीच में ये बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ठीक है, ये सेम प्लेन पे नहीं है, तो ये हो जाएगा मेरा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और अगर आप एमाइलोपेक्टिन चेक करोगे, क्योंकि लास्ट वाला ऑप्शन एमाइलोपेक्टिन था, तो एमाइलोपेक्टिन में C1 और C4 के बीच में अल्फा लिंकेजेस है, और एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, यहाँ पे एक एमाइलोज है, एमाइलो स्ट्रेट चेन होता है, और दो एमाइलोज के बीच में मेरे पास ब्रांचिंग भी होता है। तो ये हो जाएगा C1 और C6 के बीच में ब्रांचेस होता है, अल्फा लिंकेजेस होता है, और C1 और C4 के बीच में अल्फा लिंकेजेस होता है, ठीक है। तो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस होता है एमाइलोपेक्टिन में। तो अगर आपको ये सब स्ट्रक्चर पता है, आप करेक्टली आंसर दे सकते हो, तो ए का आंसर हो जाएगा 3, मतलब सुक्रोज में हो जाएगा 3। मैं ये चेंज कर लेता हूं, ओके, अल्फा 1 और बीटा 2, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज था। बी का आंसर क्या हो जाएगा, मेल्टोज का आंसर क्या हो जाएगा, मेल्टोज हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा 4, है ना, मेल्टोज में अल्फा ग्लूकोज था और अल्फा ग्लूकोज था, और C1 C4 के बीच में हो रहा था, ठीक है। लैक्टोज में क्या है, लैक्टोज विल बी बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज था, तो बीटा 1 बीटा 4, और एमाइलोपेक्टिन में स्ट्रेट चेन और क्रॉस लिंक दोनों है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यही से आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये सब अगर आप कर लोगे तो आपका बायोमोलिक्यूल्स लगभग हो जाएगा प्रिपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रुक्टोज डज नॉट कंटेन एन एल्डिहाइडिक ग्रुप बट स्टिल रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या है, टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइडिक ग्रुप डिटेक्ट करने के लिए होता है ना, है ना, एल्डिहाइडिक ग्रुप बहुत ही फेमस टेस्ट है एल्डिहाइडिक ग्रुप डिटेक्ट करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज में तो एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है, क्यों, बिकॉज फ्रुक्टोज CH2OH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद है CHO HOH OHH HOH HOH CH2OH, ये हो गया मेरा फ्रुक्टोज। तो इसमें कोई सा भी एल्डिहाइडिक ग्रुप दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी ये टॉलेंस टेस्ट देता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, आंसर है हाँ, बिल्कुल ट्रू है। और स्टेटमेंट 2 क्या है, स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 2 में ये बोला गया है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस फ्रुक्टोज अंडरगोस रीअरेंजमेंट टू गिव ग्लूकोज। क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है, यह स्टेटमेंट भी ट्रू है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो टॉलेंस टेस्ट जो है, टॉलेंस
टॉलेंस टेस्ट कौन देता है? टॉलेंस टेस्ट तो एक तो आपका नॉर्मल हो गया, एल्डिहाइडिक ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो डेफिनेटली टॉलेंस टेस्ट देगा। ये एल्डिहाइडिक ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा और टॉलेन का जो सिल्वर है वो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे केसेस में भी अगर मेरे पास ऐसा है CH2OH डबल बॉन्ड हो, ऐसा अगर है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा पोजीशन में OH ग्रुप है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो यहाँ पे भी ये टेस्ट दे सकता है। कैसे दे सकता है? तो ये चेक करते हैं कैसे होगा ये। तो देखो मेरे पास अगर ऐसा है C डबल बॉन्ड हो, ओके, और मेरे पास टर्मिनल पोजीशन में ऐसा है CH2OH, और अगर मैं बेसिक मीडियम लेता हूं, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बेसिक मीडियम में ले लिया। तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, तो मुझे मिलेगा C डबल बॉन्ड O CH माइनस, यहाँ पे हो गया OH, उसके बाद ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरे पास C, और साथ में मैं एक वाटर ऐड कर देता हूँ, H+ ऐड कर देता हूँ वाटर से, सो ये हो जाएगा COH डबल बॉन्ड CHOH। आ रहा है बात समझ में? ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ऐसा पॉसिबल है, क्या मेरे पास स्पेस है, चेक करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है, मेरे पास COH डबल बॉन्ड CHOH यहाँ तक बना। नेक्स्ट स्टेप में ऐसा पॉसिबल है कि ये जो OH माइनस है, ये OH माइनस क्या कर रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहा है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा तो क्या होगा, COH डबल बॉन्ड CHO माइनस हो जाएगा। अब ये ऐसे करके यहाँ पे आ सकता है, और उसके बाद ये जो कार्बन माइनस होगा ये वाटर से H+ निकाल सकता है, तो ये हो जाएगा COH सिंगल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड। तो क्या हो गया, ये एक एल्डिहाइड हो गया। तो बेसिकली मेरे पास अगर ऐसा ग्रुप है C डबल बॉन्ड O CH2OH, अगर ऐसा ग्रुप है तो बेसिक मीडियम में टोटोमेराइज कर सकता है, तो ये हो गया टोटोमेराइजेशन। तो बेसिक मीडियम में ये टोटोमेराइज करके ये बना सकता है, ओके, C डबल बॉन्ड और OH का पोजीशन इंटरचेंज हो सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, अभी ये कीटोन से बन जाएगा एक एल्डिहाइड। आ गया समझ में? तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है, मेरे पास जो भी फ्रुक्टोज है, आप चेक करो यहाँ पे फ्रुक्टोज है, ये टोटोमेराइजेशन होके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है। आ गया बात समझ में? तो अगर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया तो ये टॉलेंस टेस्ट देगा। तो कभी भी अगर हम लोग फ्रुक्टोज को टॉलेंस रिएजेंट में डालते हैं तो टॉलेंस टेस्ट क्या होता है, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, है ना, दिस इज एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट NH4OH AgNO3, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो ये बेसिक मीडियम में होता है, तो बेसिक मीडियम में फ्रुक्टोज का कुछ फॉर्म जो है वो ग्लूकोज या फिर मेनोज के फॉर्म में होगा, और ये वाला पार्ट जो है वो टॉलेंस टेस्ट दे सकता है। तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 ट्रू है कि फ्रुक्टोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है, फिर भी वो टॉलेंस टेस्ट देता है, और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है कि फ्रुक्टोज का टोटोमराइजेशन होकर रीअरेंजमेंट होकर ग्लूकोज बनता है। तो दोनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एजर्शन रीजन टाइप, एमाइलोज इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो एमाइलोज क्या है, एमाइलोज एक पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड है एमाइलोज। तो एमाइलोज इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये एक फैक्चुअल चीज है। मैं आपको एमाइलोज का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये एमाइलोज का स्ट्रक्चर है, बहुत सारे ऐसे करके स्ट्रेट चेन्स है, ठीक है, लगभग 200 से 1000 यूनिट का होता है स्ट्रेट चेन, और बहुत सारे OH ग्रुप्स है। तो एमाइलोज जो है ये वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर इनसोल्यूबल नहीं है, यह स्टेटमेंट गलत है, एमाइलोज वाटर सोल्यूबल होता है। एमाइलोज का एक भाई है एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, एमाइलोज है और बीच में ब्रांचिंग है, तो ये एमाइलोपेक्टिन है। एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसोल्यूबल है, ओके, एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसोल्यूबल है क्योंकि बहुत सारे क्रॉस लिंकेजेस है, लेकिन एमाइलोज वाटर सोल्यूबल है, तो ये एजर्शन तो गलत है। और दूसरा, एमाइलोज इज अ लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल विद मोर देन 200 यूनिट्स, यस, यह स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है। एमाइलोज इज एन अनब्रांच्ड पॉलीमर विथ टिपिकली 200 से 1000 यूनिट्स होता है इसके अंदर, तो यह स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, एजर्शन करेक्ट नहीं है, लेकिन आर जो है, रीजन जो है वो करेक्ट है, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, एमाइनो एसिड्स। तो आपको पता चल गया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट वाला सेक्शन हमने कर लिया। अगर आपको और भी क्वेश्चंस करना है इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है, तो आप टैप एंड टेस्ट करके जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको यूज करिए और टेस्ट दीजिए, सारे क्वेश्चंस का आंसर्स और सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएगा।
चलो नेक्स्ट सेक्शन है एमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स और एमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स दोनों में से लगभग सिमिलर टाइप ऑफ वेटेज है। तो एमाइनो एसिड्स का चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एसेंशियल एमाइनो एसिड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ओ नो, तो एमाइनो एसिड्स हमें पता है एमाइनो एसिड्स क्या होता है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड्स होता है। तो एसेंशियल एमाइनो एसिड्स को हम लोग को फूड के थ्रू सोर्स करना पड़ता है और नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड्स हम लोग का बॉडी खुद से बना सकता है। ठीक है, तो करना है कौन सा एसेंशियल है, तो कैसे करना है, तो ये तो काफी डिफिकल्ट है। तो इसमें बेसिकली वेलिन, लाइसिन और थ्रियोनिन ये तीनों एसेंशियल एमाइनो एसिड्स है। तो इसको याद रखने का एक शॉर्टकट स्ट्रेटेजी है, एक ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, सारे एसेंशियल एमाइनो एसिड्स को याद रखने का तरीका। तो आपको ये एक्रोनिम बनाना है, माई टॉल हैंडसम, बहुत ही हैंडसम, वेगन। वेगन आपको पता है वेगन का मतलब, वेगन मतलब वो लोग जो मतलब एनिमल या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाते, वेजिटेरियन नहीं है, वेगन है। वेगन मतलब वेजिटेरियन लोग, हम लोग दूध भी खा सकते हैं, राइट। वेगन लोग कोई सा भी एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाते, उनको वेगन बोलते हैं। तो माई टॉल हैंडसम वेगन फ्रेंड, ये हो गया मेरा एक्रोनिम। फ्रेंड इज वाटरिंग केल लीव्स, इज वाटरिंग केल एक तरीके का साग होता है, केल एक तरीके का क्या बोलते हैं उसको, पत्ता होता है, केल लीव्स। तो ये आपका एक्रोनिम है। ठीक है, तो चेक करते हैं। माई मतलब मिथियोनिन। तो देखो यहाँ पे इसमें दो चीजें हो रहा है, यहाँ पे हम लोग दो शिकार करने वाले एक ही एक्रोनिम के साथ। माई मिथियोनिन, मिथियोनिन का 3 लेटर जो सिंबल है वो MET है, लेकिन आजकल कैपिटल M भी यूज करते हैं। तो दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला 3 लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अमाइनो एसिड को, या फिर एक कैपिटल सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस एक्रोनिम में दोनों चीजें। तो जैसे माई मतलब मिथियोनिन हो गया, मिथियोनिन का सिंबल क्या है, M है। टॉल मतलब T हो गया, थ्रियोनिन। हैंडसम मतलब H हो गया, हिस्टिडीन। उसके बाद वेगन मतलब वेलिन हो गया, V। उसके बाद फ्रेंड, तो देखो फ्रेंड मतलब F है, F इज व्हाट, फिनाइल एनालिन। तो आपको याद रखना पड़ेगा F मतलब फिनाइल एनालिन है। ठीक है, उसके बाद इज आइसोल्यूसिन। उसके बाद वाटरिंग हो गया W मतलब ट्रिप्टोफैन। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन का सिंबल क्या हो गया, W हो गया। फिनाइल एनालिन का सिंबल क्या हो गया, F हो गया। इज वाटरिंग केल लीव्स, तो केल, लाइसिन इज केल और ल्यूसिन हो गया लीव्स। ठीक है, इज वाटरिंग केल लीव्स। सो माय टॉल हैंडसम वेगन फ्रेंड इज वाटरिंग केल लीव्स। ये हो गया हमारा एसेंशियल एमाइनो एसिड्स। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, PYQ आप उठाकर देखोगे तो आप पूछते रहते हैं कि कौन सा एसेंशियल है, कौन सा नॉन एसेंशियल है। तो बहुत ही इजी एक्रोनिम है, आप सब याद रखना। और इससे आप बहुत 3 लेटर्ड और आपका जो सिंगल कैपिटल लेटर वाला जो सिंबल है, दोनों आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A। तो मेरे पास वेलिन, उसके बाद लाइसिन, कलर चेंज कर लेता हूं, वेलिन, लाइसिन और थ्रियोनिन, ये तीनों क्या है, एसेंशियल एमाइनो एसिड्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ रिएक्टेंट्स दैट अपॉन रिएक्शन विथ एलिमिनेशन ऑफ HCl विल गिव राइज टू द डाइपेप्टाइड GLY-ALA। तो GLY-ALA इनमें से कौन सा GLY-ALA देगा। तो GLY-ALA क्या है, तो ग्लाइसिन आपको याद रखना पड़ेगा। ग्लाइसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक एमाइनो एसिड है। एमाइनो एसिड कैसा होता है, अल्फा एमाइनो एसिड है ना। तो C डबल बॉन्ड OH CH NH2 और यहाँ पे होता है R। ठीक है, तो ग्लाइसिन के केस में क्या होता है, ग्लाइसिन के केस में ये R हाइड्रोजन है, तो CH2 COH NH2, तो ये हो जाएगा ग्लाइसिन। ठीक है, तो ग्लाइसिन के केस में R हो जाएगा हाइड्रोजन, ग्लाइसिन। उसके बाद आता है नेक्स्ट एमाइनो एसिड, वो है एलानिन। तो ये दोनों आपको याद रखना है, एटलीस्ट ये दोनों। तो एलानिन में R हो जाता है CH3, जो नेक्स्ट बेसिक ग्रुप है हाइड्रोजन के बाद, वो क्या हो गया, CH3 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3। ठीक है, तो ये हो गया एलानिन। तो जितने भी हमारे पास एमाइनो एसिड्स है ना, सब कायरल होता है। ग्लाइसिन कायरल नहीं होता, बिकॉज ग्लाइसिन में ये जो कार्बन है ये कायरल नहीं है, इसमें 4 अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए नहीं है। तो ग्लाइसिन, एलानिन। तो हमें क्या बनाना है, हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रिएक्ट करने से GLY-ALA देगा। ठीक है, तो पहले हम लोग को रिएक्ट करना है और HCl एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको इसके साथ रिएक्ट करता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे NH2 है, या C डबल बॉन्ड और Cl है। तो चेक करो, NH2 है, CH2 है, C डबल बॉन्ड और Cl है,
और मैं इस साइड में से जो NH2 है उसको लेके CH CH3COH, तो इसको मैं यहाँ पे अगर ऐड करूंगा तो हमें पता है कि एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा C डबल बॉन्ड और Cl के साथ एल्डिहाइड कीटोन्स। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस कार्बोनिल ग्रुप्स चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली क्या है, सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी हमने पढ़ा है स्पेशली एल्डिहाइड कीटोन्स उसका एप्लीकेशन ही है। एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में और अगर आपको जानना है तो आप जाके हमारे आस्क इट कर सकते हैं हमारे एक्सटर्मक्स के AI वाले ऐप पे, और आपको रिलेवेंट वीडियोस मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हो वीडियोस। तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH, HCl हट जाएगा, माइनस ऑफ HCl तो HCl हट जाएगा, NH CH CH3 COH। ठीक है, हाँ। तो ये जो डाइपेप्टाइड है देखो, अगर मैं इसको हाइड्रोलाइसिस करूंगा, अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, और इस साइड में मिलेगा CH CH3 COOH, और इधर पे भी NH2। तो बेसिकली ये क्या है, ये मेरे पास ग्लाइसिन हो गया और ये मेरे पास एलानिन हो गया, तो इन दोनों को मिला के तो ये डाइपेप्टाइड बना हुआ है, हाँ या ना। तो ये तो ऑप्शन है तो सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आ गया समझ में। क्या ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन बी नहीं हो सकता ना, यहाँ पे मेरे पास एमोनिया के पास लोन पेयर ही नहीं है, इस पे कैसे अटैक करेगा। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, क्या NH2 है, यहाँ पे COOH एक लिविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे COOH NH, यहाँ पे बेसिकली HCl एलिमिनेट नहीं होगा इन दोनों में, अगर रिएक्शन होता भी है CONH2 बन सकता है, लेकिन वाटर एलिमिनेट होगा, HCl एलिमिनेट करने के लिए बोला है तो वाटर एलिमिनेट होगा, तो ये दोनों भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे समझ में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। टेट्रापेप्टाइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस 4 अलग अलग तरीके का एमाइनो एसिड, ग्लाइसिन एलानिन वेलिन ल्यूसिन, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन में बना रहा है। नंबर ऑफ टेट्रापेप्टाइड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, जेईई मेंस में आता है, जेईई एडवांस में भी आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो हमें एक टेट्रापेप्टाइड बनाना है। टेट्रापेप्टाइड मतलब कितना एमाइनो एसिड होगा इसमें, 4 एमाइनो एसिड, 4 एमाइनो एसिड से बना हुआ है, ओके। तो हमें इनको यूज करके एक एक बार इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन में बन रहा है, मतलब सब एक एक बार है, इनको यूज करके कितने पॉसिबल टेट्रापेप्टाइड्स बना सकते हैं, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो पहला वाला जो पोजीशन है, मैं ग्लाइसिन एलानिन वेलिन ल्यूसिन, 4 ऑप्शंस होगा मेरे पास, 4 तरीका है, तो 4 तरीके से कर सकते हैं। अभी अगर एक यूज कर लिया, जैसे अगर मैंने ग्लाइसिन यूज कर लिया तो मेरे पास 3 ऑप्शन बचा, तो 3 से इसको कर सकते हैं, उसके बाद 2 1, तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, ये हो जाएगा मेरा टोटल परमुटेशंस, तो 24 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 24, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बार बार आता रहता है। नेक्स्ट, ए प्रोटीन एक्स विथ मॉलिक्यूलर वेट दिस मच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स एमाइनो एसिड्स। तो मेरे पास एक प्रोटीन है X जिसका हाइड्रोलाइसिस करने से, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन बेसिकली एमाइनो एसिड्स का पॉलीमर है ना, बहुत सारे एमाइनो एसिड्स अगर लगाओगे, फर्स्ट डिग्री स्ट्रक्चर बनेगा, सेकंड, उसके बाद सेकंड डिग्री स्ट्रक्चर बनेगा, कॉइल वॉइल होगा, उसके बाद थर्ड डिग्री स्ट्रक्चर बन सकता है एंड सो ऑन। तो प्रोटीन बेसिकली एमाइनो एसिड्स का पॉलीमर है, तो प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसमें से कुछ एमाइनो एसिड्स मिल रहा है, उसमें से एक एमाइनो एसिड इन चारों में से निकालना है, प्रोटीन का मोलर मास दिया हुआ है, कैसे करेंगे, कैसे करोगे ये, तो कुछ भी एमाइनो एसिड हो सकता है, हाँ या ना। तो चेक करो, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिस्ट्रैक्ट करने का काफी कोशिश किया है जेईई वालों ने, लेकिन है तो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि देखो हमें पता है कि सारे अमाइनो एसिड्स जो भी है जिससे प्रोटीन बनता है वो सब अल्फा अमाइनो एसिड्स है, और अगर इन सारे ऑप्शंस को आप चेक करोगे तो देखो अल्फा अमाइनो एसिड मतलब फर्स्ट पोजीशन, तो ये अल्फा पोजीशन है, इसमें अमाइनो ग्रुप का है नहीं है, इसमें है, यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन है, इसमें भी नहीं है, तो बस यही पॉसिबल आंसर हो सकता है ना, यही मेरा अल्फा अमाइनो एसिड है, तो आंसर हो जाएगा नंबर बी, बाकी सारे अल्फा अमाइनो एसिड है ही नहीं। तो ये बस एक डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका था 70,000 यू देके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन टेस्ट के ऊपर है ये क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो हमने सारा टॉपिक सब कुछ कवर कर रखा है, टेस्ट भी कवर कर रखा है, क्योंकि ये भी एक PYQ है। तो देखो A, B and C are 3 बायोमोलिकल्स, इनका रिजल्ट्स क्या है, तो बेसिकली मेरे पास A है, B है और C है, इनके साथ कुछ कुछ टेस्ट किया, क्या टेस्ट किया, मॉलिस टेस्ट किया, बारफॉइड टेस्ट किया, ब्यूरेट टेस्ट किया, और कुछ कुछ रिजल्ट आया पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमें बताना है कि A, B और C क्या हो सकते हैं। तो मॉलिस टेस्ट क्या करता है, तो देखो मॉलिस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट डिटेक्ट करता है, तो अगर कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट है तो मॉलिस टेस्ट डिटेक्ट करता है, ठीक है। बर्फॉइड टेस्ट क्या करता है, ये बस मोनोसैकेराइड्स को डिटेक्ट करता है,
बस अगर मोनोसेकेराइड हुआ तो, जैसे अगर ग्लूकोज हुआ तो डिटेक्ट करेगा, लेकिन सुक्रोज अगर हुआ तो डिटेक्ट नहीं करेगा। मॉलिस टेस्ट क्या है? मॉलिस टेस्ट ग्लूकोज को भी डिटेक्ट करेगा, सुक्रोज को भी डिटेक्ट करेगा, सबको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन बारफोर्ड खाली मोनोसेकेराइड के लिए। और ब्यूरेट टेस्ट काफी फेमस टेस्ट है प्रोटीन्स या फिर पेप्टाइड लिंकेजेस को डिटेक्ट करने के लिए, तो प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए ये यूज होता है। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा चेक करते हैं। तो मेरे पास ए जो है, ए मॉलिस टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, मतलब ए कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन बारफोर्ड टेस्ट निगेटिव दे रहा है, मतलब ये मोनोसेकेराइड नहीं है, ठीक है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज नहीं है, कुछ बड़ा मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। और ब्यूरेट टेस्ट निगेटिव है, मतलब ये ऑब्वियसली अगर पॉलिश टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है तो ब्यूरेट टेस्ट निगेटिव देगा ही, क्योंकि मॉलिश टेस्ट अगर पॉजिटिव है मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ब्यूरेट टेस्ट निगेटिव है, निगेटिव हो रहा है मतलब इसमें कोई सा भी पेप्टाइड लिंकेजेस नहीं है, ठीक है। ओके, अब सी चेक करते हैं। सी देखो, सी में ना मॉलिश टेस्ट दे रहा है ना बारफोर्ड टेस्ट दे रहा है, तो सी तो बेसिकली भाई प्रोटीन है, हाँ या ना। तो देखो एलानिन, ग्लाइसिन, एलानिन, ये सब क्या है? ये सब एमाइनो एसिड्स है। और ब्यूरेट टेस्ट क्या यूज करता है हम लोग? पेप्टाइड लिंकेजेस के लिए। तो पेप्टाइड लिंकेजेस के लिए क्या होना पड़ेगा? एटलीस्ट 2 एमाइनो एसिड्स होना पड़ेगा ना, 2 एमाइनो एसिड मिलके बीच में एक सी डबल बॉन्ड एनएच का पेप्टाइड लिंकेजेस होगा, तो ये तो सी हो ही नहीं सकता। तो सी क्या हो सकता है? एल्बुमिन हो सकता है। एल्बुमिन एक प्रोटीन है ना, एक का प्रोटीन है एल्बुमिन, तो एल्बुमिन हो सकता है, ठीक है। तो ए और डी तो नहीं होगा, ठीक है, बी और सी में से होगा। और हमने अभी अभी डिटेक्ट किया है, क्या डिटेक्ट किया है कि ए जो है ये मॉलिश टेस्ट देता है लेकिन बारफोर्ड टेस्ट नहीं देता है। मतलब क्या है? मतलब ए जो है ये एक मोनोसेकेराइड नहीं है, ये पॉलीसेकेराइड है। तो इसका तो करेक्ट आंसर ए, यहाँ पे देखो ग्लूकोज हो गया, ये भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चेक करते हैं, डज इट मेक सेंस? तो ए अगर मेरा लैक्टोज है, लैक्टोज क्या है? पॉलीसेकेराइड है ना, डाइसेकेराइड है, तो मॉलिश टेस्ट दे रहा है, बारफोर्ड टेस्ट नहीं दे रहा है, ब्यूरेट टेस्ट नहीं दे रहा है, सही है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, तो ये मॉलिश टेस्ट भी देगा, ये बारफोर्ड टेस्ट भी देगा, है ना। और ये ब्यूरेट टेस्ट यहाँ पे एक्चुअली ये निगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये ग्लूकोज जो है ये ब्यूरेट टेस्ट नहीं देगा, और सी जो है, सी एल्बुमिन है, ये इन तीनों टेस्ट देगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है विटामिन्स, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। तो विटामिन्स, इसमें से विटामिन्स, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स में से सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन्स है। विटामिन्स आपको पता है, विटामिन्स का डेफिशिएंसी डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है विटामिन बी डेफिशिएंसी के ऊपर। तो B1, B2, B6 विटामिन सी है, और यहाँ पे मेरे पास डेफिशिएंसी डिजीज है, आपको मैच करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 सेकेंड, तो इसको कैसे याद करेंगे? तो देखो, विटामिन डेफिशिएंसी याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। तो विटामिन बी डेफिशिएंसी कैसे याद रखना है? तो विटामिन बी डेफिशिएंसी, तो विटामिन बी बेसिकली हमें 4 विटामिन याद रखना है जो एनसीईआरटी में है, B1, B2, B6 और B12। तो इसका एक एक्रोनिम है, इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? आपको ये याद रखना है कि बेरी क्रैक्स द फ्लोर, बेरी क्रैक्स द फ्लोर, बेरी क्रैक्स द फ्लोर, ट्रेमर्स फेल्ट बाय ऑल, ट्रेमर्स फेल्ट बाय ऑल। तो यहाँ पे बेरी क्रैक्स द फ्लोर, ट्रेमर्स फेल्ट बाय ऑल, बेरी ने फ्लोर को क्रैक किया और सबको ट्रेमर फील हुआ। तो ये हो गया मेरा विटामिन B1 का डेफिशिएंसी, ये हो गया B2 का डेफिशिएंसी, ये हो गया B6 का डेफिशिएंसी, और ये हो गया B12 का डेफिशिएंसी। कैसे? तो देखो, बेरी मतलब बेरी बेरी, तो विटामिन B1 डेफिशिएंसी हो गया बेरी बेरी, बेरी बेरी जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, पैरालिसिस भी हो सकता है। उसके बाद क्रैक्स मतलब क्रैकिंग ऑफ माउथ, माउथ के जो फिशर्स है उसका क्रैकिंग, जिसको बेसिकली छिलोसिस बोलते हैं, छिलोसिस। तो ये हो गया विटामिन B2 का डेफिशिएंसी। विटामिन B6 से ट्रेमर्स होगा, कॉन्वल्शंस होगा, कांपोगे, ठीक है। तो ये सब हो गया मेरा कॉन्वल्शंस या फिर ट्रेमर्स। तो ये हो गया विटामिन B6। और विटामिन B12 से क्या होने वाला है? एनीमिया, ए का एनीमिया, सो विटामिन B12 से एनीमिया, ठीक है। सो बी से विटामिन B1 बेरी, बेरी बेरी, क्रैक्स मतलब माउथ के क्रैक्स, फिशर्स ऑफ द माउथ, चिलोसिस। B6 से ट्रेमर्स, कॉन्वल्शन, ट्रेमर्स, ठीक है। और B12 से एनीमिया। आ गया समझ में? तो इसका आप मैच कर ही सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B1 का बेरी बेरी, ठीक है, B2 का चिलोसिस, B6 का ट्रेमर्स या फिर कन्वल्शंस। और विटामिन सी से क्या होता है? विटामिन सी से डेफिशिएंसी होता है, एक ही बच गया, तो स्कार्वी होता है।
ठीक है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि इन सब के अलावा और भी विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई, के, है ना, तो इनका भी डेफिशिएंसी काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में एक टेबल है। तो अगर आपको वो याद रखना है तो आप ये याद रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कीड़ा सी। कीड़ा मतलब क्या है? कीड़ा मतलब इंसेक्ट है, तो कीड़ा सी। तो ये जो कीड़ा है, ये कीड़ा बेसिकली विटामिन फैट सोल्यूबल होता है और वाटर सोल्यूबल भी होता है ना। तो यहाँ पे ये जो कीड़ा है, दिस आर योर फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास विटामिन सी बच गया, ओके, और विटामिन बी बच गया। तो बी यहाँ पे है नहीं, तो विटामिन बी का डेफिशिएंसी ऑलरेडी हमने कर लिया। तो विटामिन सी और विटामिन बी जो है ये वाटर सोल्यूबल है, तो उनको बार बार हमें लेना पड़ता है। ठीक है, और बाकी फैट सोल्यूबल वाला हमारे बॉडी में रह जाता है। तो विटामिन डेफिशिएंसीज कैसे याद रखना है? तो आपको याद रखना है KL राहुल। ठीक है, हमारा वेरी फेमस KL राहुल। ई रोड, ठीक है, ई रोड। ए डी रिक्शो, डी रिक्शो एट नाइट स्काई, एट नाइट स्काई। ठीक है, ये है मेरा एक्रोनिम। तो ये कैसे करेंगे? तो देखो KL राहुल ना, तो ये हो गया K। ठीक है, तो ये K हो गया, और K से यहाँ पे KL से क्या होता है? क्लॉटिंग। तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो, क्लॉटिंग मतलब क्लॉटिंग। सो यहाँ से होता है इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ब्लड क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, उसके बाद ये हो गया KL राहुल। उसके बाद ई रोड। ठीक है, तो ई रोड है डी रिक्शा। तो बेसिकली ये रिक्शा है, लेकिन ये रिक्शा इलेक्ट्रिक वाला है, ई रोड, लेकिन उसका ओरिएंटेशन डी है। तो ये ई रोड है डी रिक्शा। तो ई रोड, तो विटामिन ई से क्या होता है? विटामिन ई से होता है इरोशन, ओके, या फिर इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीस। आरबीसीस का इरोशन या फिर इंक्रीज्ड फ्रेजाइल हो जाता है आरबीसीस, विटामिन फ्रेजिलिटी, विटामिन के का डेफिशिएंसी से, इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीस। तो ये हो गया ई रोड। ए डी रिक्शो, तो अभी डी क्या है? विटामिन डी, डी रिक्शो। तो डी रिक्शो, रिक्शो से ये हो गया, डी से हो गया मेरा रिकेट्स। सो रिकेट्स क्या होता है? छोटे बच्चे, बहुत सारे छोटे बच्चे आपको आपने देखा होगा, उनका फीट जो है वो बेंट होता है। ठीक है, तो ये विटामिन डी का डेफिशिएंसी होता है। सो विटामिन डी इसीलिए आपको ड्रॉप दिया जाता है। अगर कोई सभी, इफ यू हैव ए न्यू चाइल्ड, नया बच्चा करे, तो 1 साल तक विटामिन डी का ड्रॉप्स देते हैं। तो विटामिन डी रिकेट्स कॉज करता है। उसके बाद केड़ा का ए आ गया, तो ए से नाइट स्काई। तो ए से नाइट मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोफ्थेल्मिया, जेरोफ्थेल्मिया मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए से क्या हो गया? नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। और फाइनली क्या बचा? फाइनली बचा नाइट स्काई। फाइनली स्काई बचा, स्काई गोस फॉर सी, सी। तो स्काई से आपका होता है स्कर्वी। तो ये हो गया मेरा विटामिन स्कर्वी। तो ये हो गया मेरा विटामिन सी का डेफिशिएंसी। आ गया समझ में? तो सारे विटामिन का डेफिशिएंसी आप ऐसे याद रख सकते हो, KL राहुल, ई रोड, डी रिक्शो एट द नाइट स्काई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइम्स के ऊपर है। तो मेरे पास 4 एंजाइम्स दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम कैटलिस्ट के हिसाब से काम कर सकता है इन कौन सा वाले रिएक्शन में। तो चेक करते हैं। इन्वर्टेज क्या करते हैं? तो इन्वर्टेज जैसे आपको पता है, सुक्रोज, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस अगर करते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनता है, इन्वर्ट शुगर बनता है। तो इन्वर्टेज बायोलॉजिकल सिस्टम्स में इन्वर्टेज कैटलिस्ट का काम करता है। तो इन्वर्टेज हो गया केन शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, उसके बाद मेरे पास हो गया जाइमेस। जाइमेस क्या करता है? जाइमेस ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। तो आपको याद रखना है, जाइमेस हो गया ग्लूकोज टू इथेनॉल। ओके, डायस्टेज क्या करता है? डायस्टेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है और माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप आंसर चेक करोगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इन्वर्टेज का हो गया केन शुगर, जाइमेस का हो गया ग्लूकोज इनटू इथेनॉल, डायस्टेज का हो गया स्टार्च इनटू मेल्टोज और मेल्टेज का हो गया मेल्टोज इनटू ग्लूकोज। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन पे। तो लास्ट सेक्शन जो है वो है न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड से भी कभी कभार क्वेश्चन आता है, तो 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूक्लिक एसिड्स का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो जेईई मेन 2025 में ही आया है कि कार्बोहाइड्रेट राइबोस प्रेजेंट इन डीएनए। तो न्यूक्लिक एसिड किस चीज से बना होता है? उसमें एक शुगर होता है जो कि इधर राइबोस हो सकता है, जो कि 5 मेंबर्ड है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस होता है, राइबोस का OH हटा के हम लोग बनाते हैं, तो वो डीऑक्सी राइबोस होता है। तो मेरे पास एक शुगर होता है, मेरे पास एक बेस होता है जो कि प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स हो सकता है, उसके बाद एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एटसेट्रा। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो ऑब्वियसली आप जाके आस्किट वाला सेक्शन में जा सकते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप पे,
वहाँ पे आप जाके टाइप करिए कि डीएनए के बारे में मुझे पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में मुझे पढ़ना है, तो आपको रिलेवेंट वीडियोस मिल जाएगा और कुछ भी अगर आपका डाउट्स है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट राइबोस प्रेजेंट इन डीएनए इज क्या, तो राइबोस का स्ट्रक्चर चेक करते हैं, तो ये हो गया राइबोस। राइबोस भी आपको याद रखना है, ठीक है, तो ये हो गया मेरा राइबोस, तो ये डीएनए वाला है, ठीक है, ओके। सो दिस इज डीऑक्सीराइबोस, सो दिस इज बीटा 2 डीऑक्सीराइबोस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे और एक OH है राइबोस में, डीएनए में ये डीऑक्सी है, OH हट गया। सो द कार्बोहाइड्रेट राइबोस प्रेजेंट इन डीएनए इज ए पेंटोज शुगर। तो क्या ये पेंटोज शुगर है? बिल्कुल है, मेरे पास 5 मेंबर्ड है ना, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो ये पेंटोज शुगर है, ये सही है। प्रेजेंट इन द पायरेनोज फॉर्म, तो ये पायरेनोज नहीं है, ये फ्यूरेनोज है, ठीक है। तो जैसे मेरा फ्रुक्टोज होता है ना फ्यूरन फॉर्म में, सो दिस इज योर फ्यूरन, तो इसी फॉर्म में है, तो ये पायरेनोज फॉर्म में नहीं है, 5 मेंबर्ड है, तो ये फ्यूरेनोज फॉर्म में, ओके। तो ये सही है, ये गलत है। प्रेजेंट इन डी कॉन्फ़िगरेशन, यस, जनरली हमारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है बॉडी में वो सारे डी कॉन्फ़िगरेशन में है, तो ये भी आप देख सकते हो डी है, बीटा डी राइबोस, बीटा टी डीऑक्सीराइबोस। रिड्यूसिंग शुगर व्हेन फ्री, सारे जो शुगर्स होते हैं मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग होते हैं, बिकॉज उनका एनोमेरिक कार्बन वो रिंग ओपन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी बन सकता है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर है, सही है। इन अल्फा एनोमेरिक फॉर्म, ये गलत है, आप देख सकते हो डीएनए में जो शुगर है बीटा 2 डीऑक्सीराइबोस है, तो ये बीटा वाला फॉर्म, ठीक है। बीटा वाला फॉर्म मतलब मेरे एरोमेरिक कार्बन में जो OH है वो ऊपर है ना, अल्फा नीचे और बीटा ऊपर, ठीक है। सो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर्फ A, C और D करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज द सीक्वेंस ATGC-TTCA, द बेसिस इन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इज, तो डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, मेरे पास 4 बेसिस है, तो एडेनिन क्या करता है, एडेनिन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायमीन के साथ, और ग्वानिन क्या करता है, साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो अगर मेरे पास ATGC ये अगर मेरा स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड है, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T, ये हो जाएगा AGC-CG, ये T हो जाएगा A, ये हो जाएगा ACG और ये हो जाएगा T। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा TACGAAGT, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हमने बायोमोलिक्यूल्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किया है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेस्ट में दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां पे आपको टेस्ट का लिंक मिलेगा, उसको आप क्लिक करिए और एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप पे जाके इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर टेस्ट दीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपने सारे क्वेश्चंस जो भी उस टेस्ट में दिया हुआ है अगर आपने कर लिया, तो बहुत ही हाई चांसेस है कि आपके अपकमिंग जेईई के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाला है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से या फिर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन भी हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।